नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस खास सेगमेंट में डीडी न्यूज़ पर। फ़िलहाल हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिन्हें आपने बड़े पर्दे पर तो काफ़ी बार देखा है, लेकिन अब खेल के ग्राउंड में भी आपने उन्हें देखा होगा, क्योंकि उनकी जो लीग है काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी लीग है। बहुत लोगों को ना केवल अपॉर्चुनिटी दे रही है, लेकिन एक नया एग्जाम्पल भी सेट कर रही है। हमारे साथ इस स्पेशल सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रही है प्रीति झांगियानी जी। प्रीति जी, 1999 में एक मलयालम फिल्म के साथ आपने अपना डेब्यू किया था और 2000 में, साल 2000 में आपने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। हिट मूवी जो आज तक भी उसके गाने सभी की जुबान पर है, मोहब्बतें। जी, मोहब्बतें के 25 साल भी 2025 में पूरे हो गए हैं। 2026 में 26वां साल चल रहा है मोहब्बतें का, और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी जर्नी आपने देखी है। एक महिला होने के नाते किस तरीके के चैलेंजेस आपने देखे 1999 से लेके 1999 से लेकर आज 2026 में? हमें काफ़ी सारे रोल आपने निभाई है, माँ भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। किस तरीके के चैलेंजेस आपने खुद फेस करे? देखिए, जब आप अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करते हैं एज अ यंग गर्ल, आपको लगता है कि सब कुछ बहुत ही आसान होगा, सब कुछ एक बेड ऑफ रोजेज़ होगा, क्योंकि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट से आते हैं। मैं मुंबई में मेरी पैदाइशी हुई है एंड आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, तो और मेरी लाइफ काफ़ी प्रोटेक्टेड भी रही है, तो ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि कुछ मुश्किल होगा। फिल्मों में आकर तभी मुझे पता चला कि ये सब फन एंड गेम्स नहीं है और कितनी मेहनत लगती है एक सिंगल सॉन्ग के लिए, एक सिंगल शूट के लिए, एक सिंगल सीन के लिए। तो पूरी फिल्म बनाना कितना मुश्किल काम है। सिर्फ मोहब्बतें के लिए हमने 8 महीने से ज़्यादा भी ट्रेनिंग की थी, हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो डांस हो, चाहे वो हिंदी डिक्शन हो, चाहे वो वॉइस थ्रोइंग लेसन्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो ईच एंड एवरी थिंग वी वर ट्रेनिंग फॉर। मेहनत मैंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सीखी। काफ़ी मैंने साउथ में भी फिल्में की, मैंने पंजाब, फिर काफ़ी लैंग्वेजेस में मैंने फिल्में की, और हर इंडस्ट्री में ये सीखने को मिला कि नए लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, नई जगहें जाते हैं तो कैसे आप अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। यू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, आप कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सारा जो एक्सपीरियंस है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मैं अपने साथ स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में ला पाई, और यहाँ एज एन एंटरप्रेन्योर इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत मदद की। और साथ ही साथ जब मोहब्बतें आई थी उसके बाद एक अलग ही तरीके की छवि बन गई थी, वो फिक्स भी हो गई थी काफ़ी लेवल तक जब हम बात करें, क्योंकि एक बहुत ही स्वीट प्रीति झांगियानी को लोग उसी रोल और इसी किरदार में देखने लग गए थे और चाहते थे कि ऐसे ही रोल बार बार आए। उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना कितना मुश्किल या कितना आसान था आपके लिए? मुझे खुद फील होने लगा कि मुझे कुछ चैलेंज, मेरे पास कोई चैलेंजेस नहीं है, मुझे कुछ चैलेंजिंग नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरे ऑडियंस को कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा है इन माई रोल्स, इन माई दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। और मैंने अलग किस्म की फिल्में की, जैसे चांद के पार चलो, जिसमें एक ऑलमोस्ट नेगेटिव हो जाता है कैरेक्टर जब वो सक्सेस देखता है, और सक्सेस की ऊंचाई वो अपने आप को देख पाती है, लेकिन वो अपने आप को वो प्रॉपर्ली अपना ह्यूमैनिटी लूज़ कर देती है सक्सेस की ऊंचाई में, एंड देन हाउ शी कम्स बैक। फिर ताड़ो, जो मैंने राजस्थानी फिल्म की, जिसके लिए मुझे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। दीज काइंड ऑफ फिल्म्स एक कॉन्शियस डिसीजन था, ये कोई मॉनेटरी डिसीजन नहीं था। ये फिल्में एक कॉन्शियस डिसीजन थे कि मैं ब्रेकआउट करना चाहती हूँ उस स्टीरियोटाइप से, उस रोल से। बहुत बार लोग यही पूछते हैं कि आपका इमेज और पंजा का इमेज कुछ ज़्यादा मैच नहीं करता। इवन पंजा वॉज नॉट एक ऐसा डिसीजन नहीं था कि मुझे इमेज से ब्रेकआउट करना है। पंजा एक डिसीजन था कि ये एक स्पोर्ट है जो हमें लगता है कि बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट है जो भारत के अंदर अंदर बच्चा बच्चा जानता है, और ये सच में एक भारत का खेल है। क्योंकि जब हम बात करें स्पोर्ट्स लीग्स की, जो कि एक रेवोल्यूशन की तरीके से इंडिया में आया, शुरुआत IPL से हुई थी, इंडियन प्रीमियर लीग, और उसके बाद काफ़ी सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स भी आए, और साथ ही साथ जहाँ पर बहुत बड़ा क्रेज़ था कि फॉरेन प्लेयर्स को खिलाया जाए, बड़े बड़े प्लेयर्स को बड़े बड़े नाम लेके आए जाएं, वहाँ पे महिलाओं का खेलना अभी उतनी उत्सुकता से नहीं देखा जा रहा था।
जब हम महिलाओं के खेल की बात करें, आपने खुद ग्राउंड लेवल पे जाके देखा है, क्योंकि प्लेयर्स की स्काउटिंग होती है ग्रास रूट लेवल से जी। और प्रो पंजाब लीग में तो स्पेशली, और जैसा ये स्पोर्ट है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रास रूट लेवल पे जाएं, उन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करें और उनको उभरे हुए सितारों की तरह अपना एक प्लेटफॉर्म दें और उसको ब्रॉडकास्ट लेवल पर लेके आएँ। किस तरीके की आपने कहानियाँ देखी, किस तरीके के किस्से देखे जो देखकर आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि महिलाएं कितनी मेहनत करती हैं, वहाँ से गाँवों से खेतों से आती हैं, ग्राउंड पे आती हैं, उसके बाद खेलों में अपने आप को कुछ दिखाने की कोशिश करती हैं? ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। इनफैक्ट हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे सारे एथलीट्स की जो कहानियाँ, क्योंकि हमारे एथलीट्स जो हैं ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सारे एथलीट्स। कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई जिम ट्रेनर है, हमारी एक महिला पुलिस में है, हमारे हाउसवाइफ्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं। जो हमारी महिला एथलीट्स हैं उनकी कहानियाँ हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बाहर लाएं और ऑडियंस को सुनाएं कि लुक एट दीज लेडीज़। निर्मल देवी हरियाणा से हैं, उनके हस्बैंड उनको बिल्कुल अलाउ ही नहीं कर रहे थे लीग के लिए आने के लिए। तो हमारी एक दूसरी एथलीट है योगेश चौधरी, हमारी टॉप नंबर 1 फीमेल एथलीट है, तो उन्होंने उनको कन्विंस किया उनके हस्बैंड को कि आने दो इनको। निर्मल देवी ने जब मैच जीतना शुरू किया और पहला मैच जब उसने जीता, उसके हस्बैंड ने उनके गांव में एक बड़ा स्क्रीन लगा दिया एंड सेड कम ऑन एवरीबडी, और देखो देखो मेरी बीवी क्या, यू नो, शी इज़ सो अमेजिंग, लुक एट हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज़ एंड लुक एट हाउ अमेजिंग शी इज़। तो उस छोटे गांव के लिए और वहाँ की सारी महिलाओं के लिए ये एक इतना बड़ा इंस्पिरेशन हो गया कि हमारे यहाँ से, हमारे बीच से उभरी हुई एक औरत जो आई है, अब बड़े स्क्रीन पर सोनी स्पोर्ट्स पर आ रही हैं, और उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली को इतना फ़ख्र है कि वो अपने फैमिली का नाम रोशन कर रही है। फरहीन हमारी एथलीट जो कहती थी कि मेरे गांव में कुछ नहीं था, ना जिम ना कुछ, लेकिन मैंने फिर भी डट के मैंने बोला मैं आऊँगी, और मेरी मेहनत, माई एक्सरसाइज वॉज हार्ड वर्क, चक्की पीसना, हाउस वर्क करना, स्वॉप फ्लोर्स को स्वॉप करना। किसी को भी मालूम है कि इन सब चीज़ों में कितनी मेहनत लगती है और कितनी ताकत लगती है। और वो आके बहुत ही टफ मैच जीता उन्होंने। बेस्ट ऑफ 5 का मैच था और उन्होंने बेस्ट ऑफ 3 का मैच था और उन्होंने 2 मैच जीते एंड शी वन द मैच एंड शी वाज लाइक कि कुछ नहीं था। और आज बिकॉज ऑफ दिस मेरे गांव में जिम्स खुल गई हैं, औरतें आ रही हैं जिम्स में, फिटनेस पर ध्यान दे रही हैं, ना सिर्फ वो अपने घर का काम करें बट दे आर रियलाइजिंग कि दे मस्ट लुक आफ्टर देमसेल्व्स एंड दे मस्ट वर्क एट देयर फिटनेस। दूसरी चीज़ें, दूसरी एवेन्यूज़ खुल रही हैं। सो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल फीमेल्स हैं हमारे लीग में। और हमने हमेशा एथलीट फर्स्ट का जो नारा है वो लगाया भी है और हमने इसे एक्चुअलिटी में किया भी है, बिकॉज वी वॉन्ट द एथलीट्स टू बी स्टार्स। और हमें लगता है कि लोग ये स्पोर्ट तब भी देखेंगे जब एथलीट्स ये स्टार्स बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वही सपना है। इसी को ही मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्लेयर्स के पास वो एक्सेसिबिलिटी ही नहीं थी, फैसिलिटीज़ ही नहीं थी कि वो कहाँ ट्रेन करेंगे, कहाँ से अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे जो उन्हें एक अच्छा एथलीट बनाएगा। उस संदर्भ में पिछले 10 सालों में क्या सारे चेंजेस आप देखते हैं जो आपने प्लेयर्स से सुना, और उन लोगों को खेलो इंडिया एक स्कीम है गवर्नमेंट की जो काफ़ी कुछ हेल्प करती है, मदद करती है, उन सब चीज़ों की बात करें तो कितना देखते हैं आपके प्लेयर्स को कितना सारा फ़ायदा हुआ? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पहली बात तो बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। हम उनके बहुत बड़े फ़ैन भी हैं और फॉलोअर भी हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी क्योंकि मैंने अपनी फ़ीमेल एथलीट्स को देखा है और किस तरह से जो कितनी सारी योजनाएं हैं जो हमारे प्रधानमंत्री ने इम्प्लीमेंट की हैं वो उन्हें डे टू डे लाइफ में हेल्प करती हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सारी हमारी एथलीट्स बहुत छोटे शहरों से, छोटे गाँव से आती हैं और उन्होंने सब देखा है। जैसे विलेज की पंचायत से लेकर विलेज काउंसिल्स में जैसे आज वुमेन आ रही हैं, फीमेल्स आ रही हैं, तो उन्हें भी जोश मिल रहा है कि हम आएँ, अपने काउंसिल्स में आएँ और हमारी बात सुनी जाएगी और हम एक चेंज ला सकते हैं। जो सारी योजनाएं हैं जैसे आप कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर मातृ वंदना योजना या फिर समृद्धि योजना या स्कूल्स में जो कंपलसरी हो गया है कि माँ का भी नाम आए, ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत ही
हमारी एथलीट्स को और हमारी सारी महिलाओं को अपलिफ्ट करवा रही है और उन्हें अपनी राइट्स के बारे में और ये समझा रही है उनको कि अगर वो आगे बढ़े और एक कदम आगे बढ़ाएं तो वो अपने शहर में, अपने गांव में एक चेंज ला सकती हैं। बिल्कुल। और अब उन्हें एक ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड दीज आर ऑल ड्यू टू ऑल ऑफ दीज स्कीम्स दैट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज इम्प्लीमेंटिंग। पंचायती से पार्लियामेंट तक, इसी टैगलाइन के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया और पास किया गया। 16, 17, 18 3 दिन का एक बार फिर से पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर। और अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भी अपना एड्रेस दिया और महिलाओं से बातचीत करी। 33% रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है महिलाओं के लिए? मुझे लगता है कि मोर देन अ पॉलिटिकल मूवमेंट ये इंडिया के लिए इट्स काइंड ऑफ अ सिविलाइजेशनल मूवमेंट। जब हमें पता लगता है कि सिर्फ 15% रिप्रेजेंटेशन था लोकसभा में या है लोकसभा में औरतों के लिए, औरतों का, तो आपको ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी एक हमारे पीठ के पीछे एक हाथ बंद के चल रही है। तो आज इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जब जैसे कि वो एक हाथ जो है वो फ्री हो गया है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कह रहा है औरतों को कि आइए आज आप इस टेबल पे बैठिए जहाँ पे डिसीशंस एक्चुअली बनती हैं। और हमने देखा हुआ है कि जैसे मैं लोकल विलेज पंचायत की भी बात कर रही थी कि औरतों का रिप्रेजेंटेशन जब आगे थोड़ा बढ़ा है तब भी हमने देखा है कि चेंजेस हुए हैं क्लीन वाटर में, रोड्स में, हाइजीन में, चाइल्ड एजुकेशन में, फीमेल चाइल्ड एजुकेशन में, इन जनरल चिल्ड्रन वेलबींग डेवलपमेंट में, इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चेंजेस आई हैं सिर्फ विलेज और पंचायत लेवल से। तो आप सोचो जब ये पार्लियामेंट में 33% वुमेन आएंगी, जब ये चेंज होगा तो नेशनल लेवल पे ये एनर्जी कितने चेंजेस ला सकती है। बिल्कुल, आधी आबादी पूरी भारत का सशक्तिकरण तैयार करने के लिए तैयार है। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, केवल 3 सवाल। मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन आपके लिए कौन है अभी तक? देखिए, हर औरत के लिए पहली मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन उसकी माँ ही होती है। मेरी माँ जो है मेनका झांगियानी, उन्होंने 30 साल जय हिंद कॉलेज में पढ़ाया है, कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल भी रही हैं और मुझे लगता है मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कैसे बच्चों की परवरिश स्कूल से लेके कॉलेज तक उन्होंने की है। और आज भी जब हम लोगों से मिलते हैं तो मैं कहूँगी कि वो उनके फैंस मिलते हैं मुझे कि वो मैं आपकी मम्मी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज दे रिमेंबर देयर टीचर और उन्होंने कैसे उन्हें परवरिश दी। सो आई थिंक आई वुड से द स्ट्रॉन्गेस्ट and my most influential woman has been my mother. From Bollywood I feel Sridevi, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे stereotypes को break किया और उन्होंने ये manage किया कि वो काफ़ी roles ना सिर्फ स्वीट सॉफ्ट बबली काइंड ऑफ रोल्स करे, लेकिन इतनी सारी रोल्स वो कर पाई, इतने सारे कैरेक्टर्स को वो अपना पाई और हमें एक ऐसे, सो दैट्स व्हाई आई फील दैट शी इज़ वन एक्टर, she was one actor who really influenced me. आपने बोला कि आप मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। ऐसी कौन सी फेवरेट स्कीम है जो आपको बहुत लुभाती है? डेफिनेटली मैं कहूँगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि इस स्कीम ने मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस लाए हैं माइंडसेट में एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में। और आपका एक मैसेज जो आप सभी महिलाओं को देना चाहती है जो फ़िलहाल आपको देख रहे हैं? मेरा मैसेज बस यही है, अपने सपनों के लिए हमेशा आगे बढ़िए, गो फॉर योर ड्रीम्स। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपका हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट में भाग लेने के लिए और इतनी सारी बातें महिलाओं के लिए बोलने के लिए। आई एम श्योर जितनी महिलाओं ने आपको सुना वो भी काफ़ी इंस्पायर हो रही होंगी आपकी जर्नी से और आपकी बातों से भी। थैंक यू सो मच प्रीति जी। थैंक यू सो मच।